बुद्ध पूर्णिमा। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। इसमें आप लोगों को काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा कि हाउ टू हैंडल योर लाइफ। जीवन को हैंडल करने का तरीका इसके अंदर आएगा। एंड विल टॉक अराउंड द एसेंस ऑफ बुद्ध, नॉट जस्ट द गौतम बुद्ध बट बुद्ध एंड बुद्धि। ठीक है, बुद्ध के अराउंड में हम कुछ बातें करेंगे। और ये क्या है, हाउ इन आवर कल्चर दिस वॉज वेरी फंडामेंटल टू इवन एजुकेशन, हाउ वी हैव नाउ वी हैव लॉस्ट इट। मगर उसका एसेंस मैं कुछ आपको बताने की कोशिश करूँगा। एंड वी विल ऑल्सो डिफाइन व्हाट इज कॉल्ड एज माइंड। माइंड क्या है इसको हम डिफाइन भी करेंगे, एंड because of the definition you will also understand how to handle it for whatever you want in your life। जीवन में how to fine tune it to achieve whatever, आप जो कुछ चाहते हैं जीवन में वो कैसे आपको मिलेगा। तो हम माइंड को भी डिफाइन, जिसे आप माइंड कहते हैं ना, उसको भी हम डिफाइन करेंगे। सो बुद्ध comes from the word बुद्धि, बुद्धि। सो पहली बात, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ यू डू नॉट गो अ लिटिल बिहाइंड व्हाट इज ऑब्वियस, जो सामने दिखता है उसके जो पीछे नहीं जा पाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे उसको। सो यू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे इन योर लाइफ और इन अ सिचुएशन। ऐसा ही होता है ना, एक सिचुएशन होने के बाद आप एक तरीके का एक्शन करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स द एक्शन इज अ कंपल्सिव एक्शन, है कि नहीं? Most of the time the action is compulsive, it happens from within, some force, किसी ने जोर लगा के आपसे करवा दिया, isn't it? So somebody said something to you, किसी ने आपको कुछ कहा and you try to respond, isn't it? आपको पहलवानी करनी है ना, तो आपको भी उसको कुछ बोलना है। Now this is a compulsive thing, it comes from within, isn't it? मोस्ट ऑफ द थिंग इज कंपल्सिव। आपकी लाइफ में आप देखेंगे ना, तो ज्यादातर चीजें जो है वो कंपल्सिव होती हैं कि नहीं? वॉट एवर यू डू मोस्ट ऑफ इट इज कंपल्सिव। आप उसको नाम देते हैं, नहीं मैंने जानबूझ के किया, नहीं नहीं आपने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया, आपके अंदर जोर आया तो आपने किया। जब भूख लगी तो भोजन किया, कभी कभी बिना भूख लगे भी आप भोजन करते हैं, विच इज कंपल्सिव, इजंट इट? तो आपको गुस्सा आया तो आपने किसी को डांटा। हाँ, ज्यादातर टाइम गुस्सा आता है तभी डांटते हैं ना, डांटने के बाद गुस्सा करते हैं ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। देयर इज नथिंग लाइक दैट, इजंट इट? सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर डूइंग थिंग्स विच आर कंपल्सिव। सो इन द मॉर्निंग इफ यू कांट गेट अप, you try not to get up, isn't it? Unless and until there is a bigger डंडा over you, भाई काम पे जाना है और you have to do something important, तो जोर लगा के आप जगते हैं, वरना तो नहीं जगा जाता।
एंड देन इट बिकम्स अ लोड ऑन यू, है ना। अंदर से कंपल्शन कुछ और है, बाहर से कुछ और करना चाहते हैं, एंड फिर कहते हैं अरे बहुत स्ट्रेस है लाइफ में, बहुत टेंशन है लाइफ में, ऐसा बोलते हैं ना, क्योंकि नथिंग इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन, जोर लगाना पड़ रहा है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम वॉट एवर यू आर डूइंग बिकॉज ऑफ कंपल्शन। अब गुस्सा आ गया तो फिर, ईगो हर्ट हो गया तो फिर, है ना, आप उसे कितना भी अच्छा मीठा मीठा करके उसको लपेटने की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं, बट यू नो, आप जानते हैं कि इट इज कंपल्सिव, है ना। दुनिया में कोई भी किसी को भी आप धोखा दे सकते हैं, मगर अपने आप को नहीं दे सकते। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, समथिंग इज पुशिंग यू, व्हाट इज दैट, उसको समझने की कोशिश कर। कोई तो आप पे जोर लगा रहा है, उसको थोड़ा समझेंगे तो यू विल बी एबल टू हैंडल इट बेटर, उसको अच्छे से संभाल पाएंगे। सो इसी को हम, देर इज अ वर्ड फॉर इट, इट इज कॉल्ड एज वृत्ति। एक शब्द है उसके लिए, वो क्या है, उसे कहते हैं वृत्ति। You know, in Patanjali Yoga Sutra, the first thing that Patanjali describes is, what is yoga? Chitta vritti nirodha. अब you can define it in any which way. आप गलत गलत डेफिनेशन लगाएंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। पतंजलि क्या डिस्क्राइब करें, चित्त वृत्ति निरोध, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। So he is not actually describing yoga, but he is actually describing the state of yoga. So when there is no compulsion, no compulsive force from within, that state, no force at all, not even the force which actually pushes you to live, wanting to live, not even that force. तो वो अगर कोई जोर ही नहीं है अंदर से, तो आप इसी को फ्रीडम कहते हैं, इसी को मुक्ति कहते हैं, इसी को मोक्ष कहते हैं, निर्वाण, कैवल्य। बुद्ध ने इसको निर्वाण बोला, द स्टेट वेयर देर इज नो कंपल्शन एट ऑल, there is no compulsion at all, that state is called as yoga। ऐसा बुद्ध बोल, ऐसा पतंजलि ने बोला, बुद्ध ने भी वही बोला, नथिंग डिफरेंट। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब दिस कंपल्शन फॉर यू। इसको हम समझने की आज पूरी कोशिश करेंगे। वंस यू अंडरस्टैंड दिस कंपल्शन, you can go towards whatever you want, isn't it? आपको आपकी लाइफ में रोकता कौन है, मुझे बताइए। what stops you in your life? This compulsion only, isn't it? This compulsion only. And there are different kinds of addiction because of this compulsion, isn't it? हर तरीके का एडिक्शन है लोगों को। But what stops you from going ahead is just this compulsion. और यही कंपल्शन है जिसके अगेंस्ट में जाने पे हमें मृत्यु भय होता है। बिकॉज दिस कंपल्शन इज वॉट वी टेक एज लाइफ। यही कंपल्शन जो है, इसी को हम अपनी लाइफ बोलते हैं, इसी को हम आईनेस बोलते हैं, ईगो भी बोलते हैं, मैं पना।
So these compulsions are also called as कर्म. ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? कर्म. Your tendency to do something again and again, again and again, again and again is called as karma. Right? So because of a tendency, you have taken up a personality. So your personality itself is your karma. Your personality is itself is your ego. इसी को आप जीवन भी बोलते हैं, my life. So your life is basically your tendency. ध्यान से थोड़ा थोड़ा सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो स्टेप बाय स्टेप फिर हम आगे जा पाएंगे. Because you see, there is a lot of effort to actually define mind. But till now nobody has achieved it. किसी ने अचीव नहीं कर पाए माइंड को डिफाइन कर पाना. टुडे वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट दैट. हम उसको अटेम्प्ट करने वाले हैं. और शायद दुनिया में पहली बार हम कुछ चीजें डिफाइन करेंगे एंड देयर विल बी सोल्यूशन ऑल्सो. अगर डिफाइन कर पाए तो सोल्यूशन होगा ना. सो एक चीज जो आप देखते हैं अपने अंदर से कि देयर इज अ फोर्स जो जोर लगता है कुछ करने का एंड यू एक्ट अकॉर्डिंगली. सो देयर इज ऑलवेज अ कंपल्शन फ्रॉम विद इन एंड यू एक्ट अकॉर्डिंगली. तो उसको आप कहते हैं ये मेरी मर्जी है, ये मेरा फ्रीडम है. ये फ्रीडम नहीं है, ये ही कंपल्शन है. मुझे जो मर्जी होगी वो करेंगे, मेरी जो इच्छा होगी वो करेंगे. ये जब आप कहते हैं तो आप ये कहना चाहते हैं आई एम स्लेव. ये फ्रीडम नहीं है कोई. प्लीज डू नॉट गेट इन दिस ट्रैप ऑफ वेस्टर्न थियोलॉजी सेइंग इट. है ना, बाहर के देशों में जब बोलते हैं फ्रीडम, मेरी जो इच्छा होगी वो करेंगे, तो इसका मतलब आप अपनी इच्छा से अगर कर रहे हैं तो यू आर कंपल्सिव इन नेचर. दैट मीन्स यू आर स्लेव. आप स्लेव ही हैं. इसीलिए व्हेन कृष्णा इन गीता सेज जब जो जरूरत हो वो करना ही फ्रीडम है. Whatever is required at what point of time, if you do that, if you are able to do that, that is freedom. Right? So compulsion. Please understand there is a compulsion. एक जोर लग रहा है ना. This is an ecosystem. The ecosystem is creating a pressure under which you are doing things. इसको मैं एक और तरीके से डिफाइन करता हूं. The functionality of karma, the action of karma happens because of the ecosystem. Ecosystem जो जोर दे रहा है आपको, फिर आप एक एक्शन करते हो, वो एक्शन ना उस इकोसिस्टमिक प्रेशर की वजह से हो पाता है. आपकी पर्सनालिटी जो है वो एग्जीक्यूट कैसे होती है? हाउ डू यू एग्जीक्यूट दैट पर्सनालिटी? बिकॉज ऑफ द इकोसिस्टमिक प्रेशर यू टेक एन एक्शन. ये इकोसिस्टमिक प्रेशर को ही I have defined it as कुंभक. तो ये इकोसिस्टमिक प्रेशर को ही हम कुंभक बोलते हैं. इट हैपन्स ऑन मेनी 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 लेवल्स. आपके शरीर में भी एक प्रेशर होगा तभी काम कर पाएंगे ना. अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ प्रेशर इनसाइड यू, यू विल नॉट बी एबल टू एक्ट. सो योर एक्शन हैपन्स बिकॉज ऑफ द इकोसिस्टमिक प्रेशर. Even if rain happens outside in the environment, वातावरण में बारिश भी होगी, it is because of ecosystemic pressure gradient. वातावरण का एक इकोसिस्टमिक प्रेशर होगा, उसकी एक वेरिएबिलिटी होगी, उसी के कारण एक जगह बारिश होगी, दूसरी जगह नहीं होगी. So any dynamic action happens because of ecosystemic pressure gradient, जिसको आयुर्वेद में वात प्रकोप बोला गया. क्या बोला गया?
Vata Prakopa. Then because of this Vata, heat or Agni happens, that is the Pitta Paksha. And because of this Vata and Pitta, the material converts from one form to another. तो कफ का यूटिलाइजेशन इसी वजह से होता है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल ऑफ हाउ थिंग्स हैपन इन योर बॉडी, आउटसाइड ऑफ योर बॉडी. सो दिस इकोसिस्टमिक प्रेशर हैज अ पर्टिकुलर वे ऑफ फंक्शनिंग. इसका एक रिदम है, इसका एक लय है. आप देखेंगे साल में, बिकॉज ऑफ द इकोसिस्टमिक प्रेशर डिफरेंस, there is a time period where monsoon happens. There is a time period when hot temperature or cold temperature happens. तो उसका एक लय है, उसका एक लय है, उसका एक तरीका है होने का. How long you can hold the rhythm, कितने लंबे समय तक आप उस रिदम को बरकरार रख सकते हैं, that is called as बुद्धि. ध्यान से सुनिए, थोड़ा गहरा है मगर समझ में आ सकता है. आई होप दैट यू डू नॉट यूज योर एजुकेटेड माइंड, स्लेव माइंड, उसको इस्तेमाल ना करें. थोड़ा खोलें अपने आप को. तो जो प्रेशर, इकोसिस्टमिक प्रेशर का एक रिदम जो हो रहा है, जो लय बन रहा है, अगर वो लय कुछ समय तक रहता है तो उसी को हम बुद्धि कहते हैं. आपके शरीर में क्या, अच्छा, आई विल डिफाइन मेनी थिंग्स थ्रू. इसको मैं बहुत अलग अलग तरीके से बहुत चीजें डिफाइन करने वाला हूं. मैं पूरी वर्ण व्यवस्था डिफाइन कर दूंगा इससे. बट यू हैव टू होल्ड योर सेल्फ फॉर सम टाइम. थोड़ा रोकना पड़ेगा अपने आप को. तो हम माइंड को क्या डिफाइन कर सकते हैं? माइंड इज अ सर्टेन रिदम ऑफ योर बॉडी. बहुत आसान शब्दों में, देयर आर लूप होल्स, क्योंकि पहले मैंने आपको थोड़ा गहरे में जाके समझा दिया, मगर आसानी से वन वर्ड डेफिनेशन व्हाट वुड बी? माइंड इज बेसिकली द रिदम ऑफ योर बॉडी. आपके शरीर का लय ही दिमाग है. देयर इज नो माइंड हेयर इन योर ब्रेन. प्लीज अंडरस्टैंड इट. ब्रेन इज योर बॉडी. ब्रेन इज योर बॉडी. In your brain also, the way things happen, the rhythm of something, a dynamic factor happening is mind. For that matter, liver कैसे काम करता है, उसका एक रिदम है ना, that is the mind of liver. जो लय है आपके शरीर के ऑर्गन का, वो उसका बुद्धि है, उसका माइंड है. मगर अभी माइंड इज अ वेरी सिंपलिस्टिक टर्म, ये बहुत चीजें डिफाइन नहीं करता. सो विल यूज सम अदर टर्म्स विच इज यूज्ड इन आयुर्वेदा एंड द इंडियन कल्चर. सो माइंड को सिंपलिस्टिकली बोला, इट इज अ रिदम. रिदम इज ऑल्सो कॉल्ड एज वृत्ति. तो वी हैव डिफाइंड इट. वृत्ति क्यों हो रहा है? देयर इज अ फोर्स ऑफ इकोसिस्टम बिकॉज ऑफ विच अ रिदम हैपेंस. दैट रिदम इटसेल्फ यू कैन कॉल एज माइंड. कुंभक की वजह से माइंड होता है, इकोसिस्टमिक प्रेशर आता है, उसकी वजह से माइंड होता है, उसकी वजह से बॉडी होती है. और बॉडी में 4 तत्व होते हैं, वात, पित्त, कफ और तत्व इफ यू से वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी. सो आकाश तत्व इज ऑल्सो यू कैन कॉल इट एज कुंभक. ठीक है, आकाश तत्व को भी कुंभक कहते हैं. Now, we go a little ahead, थोड़ा सा और आगे चलते हैं. Can we control it? Now, आपको fair idea होगा, if kumbhak is the ecosystemic pressure, if you want to control the rhythm or mind, kumbhak is the only way, there is no other way. आसानी से ये शब्द में आप ऐसे समझ सकते हैं, but how? हम और भी आगे बात करेंगे. So I'll introduce few more words, कुछ शब्दों को मैं और इंट्रोड्यूस करता हूं. So precisely buddhi is how much aware you are. और आसानी से समझने के लिए प्रिसाइसली बुद्धि क्या है? हाउ मच अवेयर यू आर. होश कितना है आपको.
होश कितना है आपको, द डिग्री ऑफ अवेयरनेस इज कॉल्ड एज बुद्धि। अच्छा, जो बहुत कम अवेयरनेस है, वेरी लेस अवेयरनेस, दैट इज कॉल्ड एज बुद्धू। नहीं। एंड हाईएस्ट अवेयरनेस इज कॉल्ड एज बुद्ध, संबुद्ध, प्रबुद्ध। हाँ, तो वो वर्ड कहते हैं। जो कम अवेयरनेस है, सेम सेम चीज को अप्लाई कर रहे हैं। लेस अवेयरनेस इज बुद्धू, हाईएस्ट ऑफ अवेयरनेस, ज्यादा होश है, सबसे ज्यादा होश है संबुद्ध, प्रबुद्ध। सो गौतम द बुद्ध इज संबुद्ध और प्रबुद्ध। देर आर टू मोर टर्म्स which I'll introduce, something called as manas. मनस, आप कहते हैं मन कर रहा है, मन कर रहा है, मन कर रहा है, मनस। तो एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया, मनस। व्हाट इज मनस? मनस इज योर टेंडेंसी, बार बार एक चीज को करने की वृत्ति, टेंडेंसी इज मनस। एंड देयर इज अनदर वर्ड, आई नेस, मेरा होना, अहंकार, अहंकार फील्स लाइक आई एग्जिस्ट। अहंकार का मतलब क्या होगा? ऐसा लगता है कि मैं हूं, नॉट अ रियलिटी, बट ऐसा लगता है। सो अहंकार इज अ फीलिंग और एन आइडिया ऑफ बीइंग। ठीक है, नाउ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लेके आऊंगा। बुद्धि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अहंकार एंड मनस। बुद्धि जितना ज्यादा होगा, अहंकार और मनस उतना कम होगा। क्या बोला? उल्टा है। बुद्धि जितनी कम होगी, अहंकार और मन उतना वेगवान होगा, उतना स्ट्रांग होगा। बुद्धि जितनी कम होगी, उतने ही आप स्लेव होंगे। वापस बोल रहा हूं, होश जितना कम होगा, द मोर यू विल ट्राई टू सर्वाइव। अहंकार को पकड़ के रखोगे और टेंडेंसी को एग्जीक्यूट करोगे। जो मन में चाहत होगी वही करने की कोशिश करेंगे। तो केवल मन की इच्छा को मान के जो लोग करते हैं, वो सबसे निचली प्रजाति, वो दे आर लाइक एनिमल्स, दे डोंट हैव बुद्धि, बुद्धि नहीं है। अच्छा, now I'll also correlate it with something that you must have heard in this culture again and again. हमेशा बोला है ना कि अहंकार को कम करो, अहंकार कम करो, अहंकार कम। स्पिरिचुअलिटी ऑल अबाउट किलिंग अहंकार, यही बोला है ना आपको। आई एम डिफाइनिंग इट, मैं आपको डिफाइन करके दे रहा हूं क्यों ऐसा है। सो व्हेन होश जब कम होता है ना इंसान का, तो उसका दिस अहंकार एंड मनस बहुत स्ट्रांग होता है। वो केवल अपने को सर्वाइव, यानी अहंकार को सर्वाइव करने के लिए काम करेगा। ही विल नॉट वरी अबाउट एनीबडी एल्स, बट ही कैन डू एनीथिंग टू सर्वाइव। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी करेगा। ऐसे माइंड को हम क्षुद्र माइंड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र माइंड, जो केवल खुद के सर्वाइवल के लिए काम करेगा, उसे क्षुद्र माइंड कहेंगे। इसीलिए ऐसे लोगों को कहां जाना चाहिए? दे आर लाइक एनिमल्स। तो पशुपतिनाथ नहीं, पशु को पशु से ऊपर बढ़ाने के लिए इट इज नीडेड, दैट एस्पेक्ट, दैट एनर्जी इज नीडेड। हु कंट्रोल्स द पशु? पशुपतिनाथ। तो फिर उनको पशुपतिनाथ जाएंगे तो दे विल इवॉल्व, स्टार्ट, उनका होश बढ़ना शुरू हो जाएगा। फ्रॉम एनिमल नेचर दे विल ग्रो अप। ओके, नेक्स्ट स्टेप, if you are just concerned about few people who you think they are yours, अगर कुछ लोगों के प्रति ही आपकी संवेदना होती है, जिनको आप समझते हैं कि वो आपके हैं, योर फैमिली,
तब ऐसे होश को, इतने होश को हम वैश्य कहते हैं, ऐसे माइंड को हम वैश्य कहते हैं। वो अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए कुछ भी करेंगे, बट दे आर नॉट वरीड अबाउट सम अदर फैमिली। इतना होश है कि अपनी फैमिली कम से कम उसके लिए कुछ भी करेंगे, मगर दूसरी फैमिली से उनका कोई नाता नहीं। इतना होश नहीं बढ़ा अभी, ठीक है ना, इतनी बुद्धि अभी नहीं बढ़ी। ऐसे को वैश्य कहते हैं। जब थोड़ी सी और होश बढ़ जाए, अ लिटिल मोर अवेयरनेस अबाउट अ सोसाइटी, अगर आपका कुल पूरा का पूरा आपके अवेयरनेस में आ जाए, आपका पूरा कुल गोत्र, थोड़ा ज्यादा हो गया ना, बढ़ गए, तो सोशल स्ट्रक्चर में ये आ गया, एक पूरा गांव आ गया या एक सोसाइटी आ गई। अगर वो होश में आए, आपके अवेयरनेस में आए और उनके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसी बुद्धि को हम क्षत्र कहते हैं। क्षत्रिय उन लोगों को कहते हैं, और क्षत्र बुद्धि, क्षत्र तेज। दिस काइंड ऑफ बुद्धि इज नोन एज, बुद्धि इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज तेज, ठीक है ना, तेजस, तेजस। तो तेजस को भी हम बुद्धि के नाम से जानते हैं, और आयुर्वेद में इसका बड़ा अच्छा वर्णन है। देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस। ओजस, तेजस, वर्चस, इस तरीके से इसका डिस्क्रिप्शन है। दीज आर द क्वालिटीज विच अ ह्यूमन बीइंग हैज। ओजस, तेजस, वर्चस। आउट ऑफ दैट तेजस इज फंडामेंटली द बुद्धि, विच इज मोर रिलेटेड टू पित्त पक्ष। पित्त पक्ष, अगर किसी का पित्त बहुत हाई होता है तो उसका तेजस हाई होता है। अच्छा, वो कंफ्यूज हो जाएंगे उधर जाके, तो इधर ही रहते हैं। सो क्षत्र तेज, सोसाइटी तक आ गए। नाउ सम अवेयरनेस, somebody whose awareness is so, it has become infinite, तो पूरा ब्रह्मांड उसकी अवेयरनेस में आ गया। द होल यूनिवर्स कम्स इन द अवेयरनेस ऑफ दैट पर्सन। दैट पर्सन इज संबुद्ध और प्रबुद्ध, बट उसी को हम एक और नाम से जानते हैं। वी ऑल्सो नो इट बाय नेम ऑफ ब्रह्म तेजस और ब्रह्म तेज, ठीक है ना। पीपल हु हैव दैट काइंड ऑफ तेजस, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ब्राह्मण। दे ऑलवेज थिंक देमसेल्फ ऑफ द अंश ऑफ ब्राह्मण। ब्रह्मा, ब्रह्मा का अंश वो अपने आप को देखते हैं, तो उसी को ब्राह्मण भी बोलते हैं। सो दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ व्हेन वी कॉल वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था इज नॉट फ्रॉम जन्म, इट इज फ्रॉम द लेवल ऑफ बुद्धि। सो यू कैन ऑलवेज ग्रो योर बुद्धि ना। आप अपना बुद्धि को हमेशा, अपने अवेयरनेस को हमेशा बढ़ा सकते हैं ना। तो ये व्यवस्था इसीलिए डाला था, सो दैट यू रिकॉग्नाइज वेयर यू आर एंड देन यू ग्रो अप। आप काम करें जिससे कि यू कैन इंक्रीज योर अवेयरनेस और बुद्धि और वर्ण। वर्ण तो इंक्रीज होगा ही। दिस इज द प्रोसेस ऑफ लाइफ विच इंक्रीजेस द what you call as evolution of varna is what you can call as life. जीवन होता ही है इवॉल्व करने के लिए अपने आप को। तो आप जी के और अपना अवेयरनेस बढ़ा बढ़ा के यू ग्रो थ्रू द लैडर ऑफ वर्ना। समझ में आया? टेक्निकली आप नंबर कर सकते हो कि आपका बुद्धि कितना। दिस कैन बी डन। Later on, when we'll have time, we'll work upon it. We'll actually create instruments. हम ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ में इसको जोड़ के हम इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट करें, where actually it can be measured, so that we can give the right process to people to increase their awareness और बुद्धि।
समझ में आया? जितना कम बुद्धि उतना ज्यादा ईगो। तो बहुत ज्यादा ईगोइस्ट पर्सन है ना कोई, एटीट्यूड ज्यादा हो रहा है, तो समझो बुद्धि कम है उसका। क्या मानना? बुद्धि कम है उसका। कोई ज्यादा एटीट्यूड, ज्यादा बुद्धिमान दिखाने की कोशिश कर रहा है, यू देखते ही पता चल जाना चाहिए इसकी बुद्धि बहुत कम है। तो आजकल लोग इधर से कुछ पढ़ा, उधर से कुछ सीखा, दूसरी जगह कुछ बताया, अपने आप को बुद्धिमान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। द प्रॉब्लम इज एजुकेशन, द प्रॉब्लम इज इंफॉर्मेशन। सो आप एजुकेट जितना भी करेंगे अपने आप को ना, आपकी बुद्धि का स्तर थोड़ा सा और कम हो जाएगा। बिकॉज बाय एजुकेटिंग यू आर एक्चुअली अपने अवेयरनेस की जो इच्छा है ना टू नो, वो कम कर देते हैं। बाय टेकिंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, the wanting to know factor, the awareness, you bring it down. So होश आप कम कर देते हैं। इफ यू नो थिंग्स, आप बिना होश के भी उसे कर सकते हैं। इफ यू डू नॉट नो थिंग्स, यू हैव टू बी अवेयर। आप नई जगह पे जाते हो और सडनली एक नई एनर्जी आ जाती है। व्हाट इज दैट एनर्जी? Because the place has been changed. So you want to be aware of everything because you don't know, isn't it? सबसे ज्यादा होश में कब चलेंगे? आपके घर में मालूम है ना कौन सी चीज कहां पे रखी है, तो आपको होश में रहने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अंधेरे में चलने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत होश में आना पड़ेगा, है कि नहीं है? अवेयरनेस बढ़ाने का सिंपल तरीका क्या है? आंख बंद करके चलो या अंधेरे में चलो। लेकिन बट यू नो, इफ यू हैव ट्रेन्ड योरसेल्फ फॉर समथिंग, कि चलो थोड़ी देर चल लेते हैं, उसके बाद अगेन यू विल गेट बैक टू द सेम काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी, इट विल नॉट वर्क। So in this culture, we always said darshan is the most important thing. For that, you have to actually feel from within, or actually you have to be aware that you don't know anything. What is the greatest boon for humanity? सबसे ज्यादा बुद्धिमानी क्या है? ये जानना कि आप कुछ भी नहीं जानते। To know that you do not know anything is the greatest wisdom. To know that you do not know anything is the greatest wisdom. And this is what happened when just before realization, before nirvana, Buddha was crossing a small stream. उसका शरीर इतना कमजोर था कि वो उसको क्रॉस भी नहीं कर पाए, और एक टहनी के सहारे बहुत समय वहीं पे रहे। At that point of time, he realized, what am I trying to do? When I don't know anything, what am I trying to do? And then he sat, and it happened. So the greatest wisdom could be, or is, actually this is the truth, that you don't know anything. Trying to pose yourself as if you know much, वो इंसान से बड़ा बुद्धू कौन होगा, ये बताइए। होश में इंसान आता ही तब है जब आप नहीं जानते। जब आप जानते हैं तो होश ही नहीं है।
जिस दिन आपको होश आ जाएगा ना, उस दिन आपको सभी रोबोट दिखाई देंगे. दिस हैपन टू वन ऑफ द disciples of George Gurdjieff और गुरदेव. रशियन मास्टर था वो, और ऑस्पिंस्की करके एक उसका मैथमेटिशियन था, वो उसका एक डिसिपल था. सो व्हाट गुरुदेव विल डू, ही विल सेलेक्ट 50 ऑड पीपल और उनको एक कमरे में बंद कर देता था, इन अ वेरी रिमोट प्लेस, और किसी को किसी से बात नहीं करनी है. एवरीबडी हैज टू लिव अलोन. और जब एक एक करके लोग वहां से भागने लग जाएं या फिर स्लिप करने लग, गिव अप करने लग जाएं, तो लास्ट में एक दो बंदे बचते थे आफ्टर फ्यू मंथ्स. सो इट हैपेंड एंड ओनली वन पर्सन रिमेन्ड, विच वॉज ऑस्पेंस्की. तब गुरुदेव ने बोला कि चलो जरा शहर घूम के आते हैं. क्या बोला? शहर घूम के आते हैं. He went out to the city, and after some time, Ouspensky said, "ये सब बेहोश क्यों लग रहे हैं? ये सब बेहोश क्यों लग रहे हैं?" Then Gurdjieff said, "ये तो पहले भी बेहोश ही थे. ये तो हमेशा बेहोश ही रहेंगे. सिर्फ फर्क इतना है कि तुमको थोड़ा होश आ गया. तुमको थोड़ा होश आ गया." तो आप जानते हैं ना कि एक योगी, एक ऐसा अवेयर बंदा जब आता है तो ही कैन रीड पीपल ना, ही कैन रीड पीपल. Why you can't read people and he can read people? Because he's more aware, that's it. उसका होश ज्यादा है, आपका होश कम है. क्या आप नहीं देख सकते? बिल्कुल देख सकते हैं. आपको होश में आना पड़ेगा, आपको होश में आना पड़ेगा. So this play of बुद्धि, मनस एंड अहंकारा is called as वृत्ति. होश हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है और उसके अराउंड में आपका ईगो एंड टेंडेंसीज प्ले करते रहते हैं, है ना. आप सुबह उठते हैं, व्हेन यू आर स्लीपिंग, वेयर इज अहंकार, वेयर इज योर बुद्धि. वो एक डिफरेंट जोन में होते हैं. व्हेन यू गेट अप, होश जैसे ही होता है आप सेम पर्सनालिटी को पिकअप कर. दिस इज व्हाट आई सेड इन लास्ट टू लास्ट पूर्णमासी, कि जब आप उठते हैं तो यू अगेन कैच होल्ड ऑफ द सेम पर्सनालिटी. दिस इज कर्मा. कर्मा इज नॉट जस्ट एक्शन. एक्शन कर्म नहीं होता. बिकॉज ऑफ द एक्शन व्हाट टेंडेंसी यू अक्वायर, दैट इज कर्मा. ठीक है. ट्राइंग टू रिकलेक्ट, यस, ट्राइंग टू रिकलेक्ट द सेम पर्सन, सेम पर्सनालिटी, दैट इज योर कर्म. यू कंटिन्यूअसली हमेशा आप सेम पर्सनालिटी को पकड़ते हो, दैट इज योर कर्म. और गलती से दूसरी पर्सनालिटी पकड़ में आ गई एंड यू आर नॉट अवेयर, दैट इज कॉल्ड स्किज़ोफ्रेनिया, डबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है. बट इफ you are in control, then it is not disorder. This is what you do. This is what you can acquire a body. Shankaracharya, Adi Shankaracharya, याद है? Adi Shankaracharya entered somebody's body, a king's body, to understand the kama vyavastha of the body. शरीर के काम व्यवस्था को समझने के लिए वो एक राजा के शरीर में एंटर किया. हाउ कैन somebody enter somebody's
else. If you take that personality, you will enter that body, isn't it? बहुत गूढ़ चीज बता रहा हूं, बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? आप कर नहीं पाएंगे कुछ भी, बता भी दूं तो डोंट वरी. आई एम टेलिंग यू द टेक्निकलिटी ऑफ हाउ थिंग्स हैपन. मैं आपको परत खोल के दिखा रहा हूं केवल. यू विल नॉट बी एबल टू डू, क्योंकि अभी आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है. अभी आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, इसलिए यू विल नॉट बी एबल टू डू. बट इफ यू डू, अगर उस चीज को साध लेंगे, साधना, अगर उसको साध लेंगे, यू विल बी एबल टू डू. हाँ, सो दिस विल कम अंडर योर नो हाउ, योर विजडम, नॉट नॉलेज. नॉलेज तो मैं बता रहा हूं, बट नॉलेज डजंट वर्क. व्हाट वर्क्स इज विजडम. Then you can actually create a methodology for yourself and you can go towards doing that also. ये सब तंत्र होता है, इसी को तंत्र बोलते हैं. ठीक है, तंत्र किसे बोलते हैं? When you develop a method to acquire a certain skill, हाँ, तो फिर वो सिद्ध होने के लिए जब आप करते हैं कोई, तो उसको प्रोसेस को तंत्र बोलते हैं. अच्छा, जब ये मैं बात कर रहा हूं, when I'm saying it, I'll also introduce something. You know, the education system of India, जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है ना, it was based on something called as त्रुट संवर्धन तंत्र. ठीक है, ये खो गया, दिस इज लॉस्ट. नाउ वी हैव स्टार्टेड अ प्रोसेस ऑफ रिवाइविंग इट. इसको रिवाइव करने का प्रोसेस देखो. हाँ, किसी ने पूछा सिद्ध किसे कहते हैं. रोज सुबह उठते हैं और एक ही पर्सनालिटी पकड़ते हैं, ये आपकी सिद्धि है. बट कंपल्सिवली पकड़ते हैं, इसीलिए वो इट इज नॉट इन योर कंट्रोल. अगर आपके कंट्रोल में आ जाए, इन रियल टर्म्स दैट विल बिकम सिद्धि. सो इफ यू आर एबल टू डू समथिंग विच इज इन योर कंट्रोल, दैट इज कॉल्ड सिद्धि. उसी को सिद्धि कहते हैं. अच्छा, और ज्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर आप लोग कुछ कुछ ट्राई करने लग जाओगे एंड यू विल एंड अप समवेयर, बिकॉज यूर या तो मेरे पास में रहो तो फिर आई विल स्टॉप यू समवेयर कि यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, है ना. अभी तो ऐसा है नहीं, अभी वी आर नॉट इन गोइंग इन दैट डायरेक्शन. अभी तो लोगों को पहले बीमारियों से निकालते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इवॉल्व कैसे करना. सो उसमें और ज्यादा नहीं बताऊंगा, अदरवाइज यू विल स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग विथ योरसेल्फ एंड यू विल गेट इनटू प्लेसेस जो कि फिर फेरी टेल हो जाएगी आपकी लाइफ. फेरी टेल हो जाएगी आपकी लाइफ. सो त्रुट संवर्धन तंत्र, इसका मतलब क्या होता है? यू नो, व्हेन यू आर बॉर्न, जब आप पैदा होते हैं, फ्रॉम दैट पीरियड ऑफ टाइम टिल द एज ऑफ 16, 16 साल की एज तक, है ना, टिल द एज ऑफ 16, समथिंग कॉल्ड एज पीनियल ग्लैंड इन योर ब्रेन इज एक्टिव. वो एक्टिव होता है. नाउ पीनियल ग्लैंड इज द सीट ऑफ अवेयरनेस. देखो, इसीलिए मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन. यस, इट इज ओशन. आप भी देखोगे तो लगेगा अरे कुछ मालूम ही नहीं है इसमें हमको. देयर इज सो मच एंड इट इज देयर, यू जस्ट हैव टू लुक. ये है ही, वहां पे खड़ा बैठा है, आपको केवल देखने की जरूरत. तो पीनियल ग्लैंड इज द सीट ऑफ अवेयरनेस. ठीक है ना. ये अवेयरनेस कम होता जाता है जैसे ही पर्सनालिटी बिल्ड होती जाती है. दोबारा से याद करो, फॉर्मूला बताया था ना, बुद्धि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मनस एंड अहंकार. तो ये आप देखेंगे, जब छोटा बच्चा होता है तो उसका कोई अपनी पर्सनालिटी नहीं होती. आफ्टर द एज ऑफ 8 साल के बाद वो पूरा अपना अहंकार और पर्सनालिटी बिल्ड करना शुरू कर देता है. फ्रॉम 12 ही इज वेरी ईगोइस्ट काइंड, पर्सनालिटी ड्रिवन किड, जो आपकी बात नहीं मानेगा, वो कुछ अपने आप करना चाहता है, इजंट इट?
तो पर्सनालिटी जैसे जैसे बिल्ड करना शुरू कर देता है, अवेयरनेस उतना कम होना शुरू हो जाती है, राइट? तो फ्रॉम द एज ऑफ 16 द अवेयरनेस स्टार्ट्स गोइंग डाउन। तो इसीलिए हमने इस बात को रिकग्नाइज किया, दिस इज द ओनली कल्चर विच रिकग्नाइज इट, और फिर डिजाइन किए मेथड्स टू एक्चुअली कीप इट एक्टिव सो दैट वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन रिवाइव इट फास्ट। क्योंकि सभी लोग तो अध्यात्म की तरफ नहीं जाएंगे ना, only 10% of the people will go towards self evolution, 90% of the people will go towards worldly things, है ना? तो but if it remains at a certain threshold, अगर ये पीनियल का एक्टिविटी सर्टन थ्रेशोल्ड तक हम रख सकें, then whenever the person would want to go towards adhyatma, he can revive it faster. So that is why after the age of 50, when you have your son's son, जब आपके बेटे का बेटा हो गया, तब आपको वापस इसको रिवाइव करने की तरफ में जाना चाहिए, ऐसा नियम था। So both male and female will go, revive the pineal awareness, come back with awareness and remarry. अवेयरनेस के साथ में आप विवाह करेंगे एट द एज ऑफ 60। तो आफ्टर 50 और 45 राधा, जब काम पूरा हो गया, आगे सब दे दिया संभालने को, देन दे विल गो टू वानप्रस्थ, रिवाइव द पीनियल एक्टिविटी, बिकम अवेयर, कम बैक एंड हेल्प द सोसाइटी, गाइड द सोसाइटी, गाइड द फैमिली, because they would be aware, or for the first time they would marry in full awareness. साउथ में अभी भी ये परंपरा है, थोड़ा 60 के बाद वापस से एक विवाह करते हैं। नाउ गुरुकुल में it would always take approximately 6 years to invoke it to a certain threshold पे लाने के लिए 6 साल का समय होता था, ठीक है? सो अप्रोक्सीमेटली जो एजुकेशन नहीं कहेंगे उसको, जो गुरुकुल सिस्टम में प्रोसेस किया जाता था, दैट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 years. बट व्हाट वुड बी डन देयर, वहां पे किया जाता था? It was always to invoke or act or keep the pineal activity to a certain threshold. होश बढ़ाने का काम किया जाता था। होश कैसे बढ़ेंगे आपके? होश कैसे बढ़ेंगे आपके? तो इसको अब मैं माइंड और वर्तुल, जिसे हम वृत्ति कह रहे हैं, उसके साथ में जोड़ के आपको समझा रहा हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है? एवरीथिंग प्रैक्टिकल, एवरीथिंग इन अ फॉर्मूला, और आपको ये सारी चीजें डिकोड करके बता रहा हूं, सो यू विल अंडरस्टैंड। सो व्हेन आई सेड बुद्धि कितनी ज्यादा होगी जितने समय तक आप एक रिदम का होश रख पाएंगे, यार उसको कर पाएंगे। सपोज यू मूव योर बॉडी इन अ पर्टिकुलर मैनर, if you can move your body in a particular manner for a certain period of time and you are aware of it and you can do it perfectly, you will increase your awareness. Yes? तो अब मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं जिससे आप ये कर सकते हैं। डांस, क्लासिकल डांस, क्लासिकल सिंगिंग, ठीक है? क्लासिकल सिंगिंग,
विन्यास, हठ विन्यास, बॉडी को एक तरीके से मूव करना, विच विल इंक्लूड ऑल द मार्शल आर्ट फॉर्म्स, कलरी पयट, करला कटाई, विन्यास योगा, हठ विन्यास। आप कोई भी फाइटिंग वाला भी देख लीजिए, ठीक है ना, सबका एक रिदम होता ना, एक लय होता है। यही चीज आपको गुरुकुल में सिखाया जाता था ना। गुरुकुल में और भी चीज सिखाई जाती थी, हाउ टू कंडक्ट मैथमेटिक्स। दैट इज वाई देयर इज अ form called Vedic mathematics, which is not linear, which is cyclical. It is very, very difficult to understand cyclical mathematics. It is very easy to understand linear mathematics. The whole allopathy is based on linear mathematics, and that is why it doesn't solve anything. The whole science of Ayurveda is based on cyclical mathematics, variable mathematics, but we have lost it. अब मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। यहां पे जितने लोग हैं ना, प्लीज अटेंशन पे करें, थोड़ा अटेंशन पे करें, क्योंकि आपको अपने कल्चर को समझना है ना, तो थोड़ा बुद्धिमान होना पड़ता है, थोड़ा अवेयरनेस लानी पड़ती है। डेड रहेंगे तो केवल वो वेस्टर्न कल्चर को ही समझ पाएंगे आप, बट इट विल नॉट हेल्प। सो लाइन को समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक के बाद एक नंबर ऐड करते जाना होता है। यस और नो? सो इट कैन गो टू इंफिनिटी। ऐसे देखिए ना, 1 2 3 4 n इंफिनिटी, ऐसे मैथमेटिक्स करते हैं। सर्कल डजंट वर्क इन दैट मैनर। सर्कल को समझना है तो क्या करना पड़ेगा? विल हैव टू ब्रिंग समथिंग कॉल्ड एज अ कांस्टेंट। छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, बड़ा सर्कल, बड़ा सर्कल, सब में कॉमन चीज क्या है? एक कॉमन चीज होगी, सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर एक ही नंबर होगा, पाई। सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर हमेशा एक ही नंबर होगा, उस नंबर को क्या कहते हैं? पाई। छोटा सर्कल ले लो, उससे बड़ा ले लो, उससे बड़ा ले लो, उससे बड़ा ले लो, कितना ही बड़ा ले लो। तो यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये ऐसे ही नहीं आया। आपकी लाइफ में भी एक साइकिल हो रहा है, ब्रह्मांड की लाइफ में भी एक साइकिल हो रहा है, दोनों के बीच में एक कांस्टेंट है, एक कॉमन चीज है। ठीक है? इस कांस्टेंट को हम नॉन वेरिएबल भी बोल सकते हैं ना, जो बदलता नहीं है, ये भी बोल सकते हैं ना। नॉन वेरिएबल को संस्कृत में कहते हैं सनातन। क्या कहते हैं? सनातन। आई एम टॉकिंग अबाउट सनातन कल्चर, विच इज प्योर साइंस, विच इज प्योर साइंस। आप अनसाइंटिफिक चीजों को साइंस बोलते हैं, थोड़ा बचिए इससे। एलोपैथी इज नॉट साइंस। तो सनातन ही साइंस है, अनलेस एंड अनटिल यू आर एबल टू सी, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज लीनियर नहीं होती है। एवरीथिंग इज साइक्लिकल, एवरी डैम थिंग इज साइक्लिकल। देख लीजिए, दिन के बाद रात, दिन के बाद रात, दिन के बाद, आपका अर्थ भी गोल गोल साइक्लिकल घूमता है, सन के चारों ओर साइकिल में घूमता है, एक वर्तुल में घूमता है, और पूरा ब्रह्मांड, एक पूरा आपका सोलर सिस्टम वर्तुल में घूमता है, जिससे युग पैदा होते हैं। आपका पूरा जो गैलेक्सी है वो भी साइक्लिकल घूम रहा है। ये साइंस को नहीं मालूम, इसीलिए वो सोच रहे हैं कि ये ऐसे चलता जाएगा, खत्म हो जाएगा। कभी खत्म नहीं होगा इस तरीके से, ये हमेशा फैल रहा है, फिर वापस आएगा। कहते हैं ना बिग बैंग, एक पॉइंट से बिग बैंग हुआ, ये बिग बैंग होके वापस आएगा। अभी भी साइंस को मालूम नहीं चल रहा, ये फैल रहा है, इसकी एनर्जी कैसे बढ़ रही है। तो दे कॉल इट डार्क एनर्जी। 97% ऑफ द यूनिवर्स दे डोंट नो, दे कॉल इट डार्क मैटर।
जो जानते ही नहीं है उसको आप साइंस क्यों बोलते हो? बीमारी कोई भी मालूम नहीं, उसको आप साइंस बोलते हो, और जो साइंस है उसको सुपरस्टिशन मानते हो। तो कैसे आप दुनिया में सही चीजें लेके आ पाएंगे हम? तो पहला रियलाइजेशन तो ये होना चाहिए ना कि ये साइंस को समझे तो पहले। इन यूनिवर्स एवरीथिंग हैपन साइक्लिकल ना, आपका ब्लड भी साइकिल में ही फ्लो होता है। रेस्टिंग पीरियड, फंक्शनल पीरियड, रेस्टिंग पीरियड, फंक्शनल पीरियड, ये क्या है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये साइन फंक्शन ही तो है, ये साइक्लिकल ही तो है। वेव क्या होता है? ये साइक्लिकल ही तो है। आपका मन, फिर भूख लगी पेट भरा, भूख लगी पेट भरा, माइंड भी घूमता है ना, बार 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 वही। एक बार सुबह कोई गाना आप मुंह से बोल दें, दिन भर आपके दिमाग में ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। होता है कि नहीं? When everything is happening cyclically, Sanatan is the only way to know. Is there any other way to know anything? You will have to find out the constant, isn't it? And then you will know. You will have to find out the Sanatan factor, and then only you will be able to know. तो अभी किसी ने कहा पॉजिटिव, ये भी आप फिरंगियों के चक्कर में पड़े हुए हैं। साइक्लिकल घूम ही तो रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव तो आप बनाते हो ना उसको। आपके लिए कोई चीज नुकसान कर रही है मगर किसी के लिए फायदा कर रही है, हो सकता है। कोई चीज बार बार दिमाग में घूमे तो कोई रिसर्च कर रहा है उसके ऊपर, तो उसके लिए तो वो बहुत बून है ना। मगर आप कुछ और करना चाहते हैं, कोई और चीज घूम रही है, तब नेगेटिव हो गया। घूमना नेगेटिव नहीं है, ये तो लाइफ है। दिस इज कॉल्ड ए संसार। साइक्लिकल, संसार का मतलब क्या होता है? साइक्लिकल। So if you do not understand cycle, will you be able to understand mind? Never. Never. But if you understand cycle, you can understand anything. अब करना क्या है आपको? आपका कंट्रोल चाहिए ना साइकिल पे। You have to have control over the rhythm. Have you done it from your childhood till now? क्या आपने ऐसा कुछ भी काम किया है जिससे कि आपका कंट्रोल आए, जिससे कि आपका अवेयरनेस बढ़े? आपने कुछ भी तो काम नहीं किया। सॉल्यूशन कैसे आएगा? अंग्रेजी बोल के आ जाएगा, जस्ट वो पॉजिटिव थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग बोल के आ जाएगा, और कोई अलग नाम दे दो उसको। ये कभी नहीं होने वाला। प्लीज कम आउट ऑफ दिस वेस्टर्न स्लेवरी। पाश्चात्य जगत के गुलामी से अगर आप नहीं निकलेंगे, हम कोई सॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। उनकी तो इकोनॉमी भी क्रैश होती जाती है, उठेगी क्रैश होगी, क्योंकि ये धूर्त इकोनॉमी है, उनको बुद्धि ही नहीं है। तो कुछ समय के लिए वो कुछ चीज को जबरदस्ती करके रख देंगे, फिर क्रैश हो जाएंगे। तब तक आप समझते रहोगे। और देखो, आपकी मेहनत का खा खा के उन्होंने अपनी सभ्यता बना ली, और आप अभी भी उसी तरफ में देख रहे हो। तो प्लीज होश में आइए, होश में आइए। अब 6 साल का ऐसे ही हमने एक प्रोग्राम शुरू किया। मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता देता हूं, फिर विल गो टूवर्ड्स डूइंग अ प्रैक्टिस फॉर गर्भाधान पीपल। जितने भी है ना, उनके लिए प्रैक्टिस देंगे। तो त्रुट संवर्धन तंत्र, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट टू डू टू कीप द पीनियल एक्टिव, टू कीप द पीनियल एट अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, जहां पे कि आप उसको एक्टिवेट कभी भी कर सकते हैं। अदरवाइज स्पिरिचुअलिटी केवल बोलने का शब्द है, कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं कर रहा दुनिया में।
जो ऑलरेडी तैयार हैं, पहले से ही तैयार हैं, वही कर पा रहे हैं, और दूसरा कोई नहीं कर पा रहा। नाम के लिए कर रहे हैं। फैशन है, फैड है, फैड। मेडिटेशन इज अ फैड। कुछ फायदा नहीं होता किसी का भी, अनलेस एंड अनटिल यू नो हाउ टू एनहांस योर अवेयरनेस। तो थोड़ा सा बता देता हूं। त्रुट का मतलब होता है आंसू। त्रुट का क्या मतलब होता है? आंसू। टीयर्स। त्रुट कम्स फ्रॉम टीयर्स। टीयर्स वाला ही त्रुट है। नाउ व्हेन यू आर नॉट इन पेन, जब आपको कोई दुख नहीं है, दर्द नहीं है, तकलीफ नहीं है, और आपके अंदर बहुत आनंद है, उस समय अगर आंसू निकलते हैं तो दैट इंडिकेट्स दैट योर पीनियल इज एक्टिवेटिंग। इसीलिए जिन लोगों को रियल में, जो हु इवॉल्व टू अ सर्टेन लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म का अनुभव जब भी आता है तो बिना कारण आंसू गिरते हैं। ये आप जरा उन लोगों के अनुभव को सुनिए जिनको किसी तरीके का आध्यात्मिक अनुभव हुआ। सम रियल पीपल, वो हमेशा कहेंगे आंसू गिर रहे हैं, मुझे मालूम ही नहीं क्यों आंसू गिर रहे हैं, बट आई एम इन अ स्टेट ऑफ एक्सटेसी। यस, केवल इतना ही नहीं है। डू यू नो when Mahadeva was found sitting in the northern part of Himalayas, and when people saw him, what used to happen to him? Either he would be dancing or he would be sitting absolutely still with tears falling. उसी को कहते हैं, वो जब अश्रु गिरे जमीन पे तो वो रुद्राक्ष के पेड़ बन गए। राइट? तो रुद्राक्ष इज ऑल्सो समथिंग। बच्चों को अगर हम एक तरीके से उसको शरीर के एक स्थान पे लगाएं तो इट हेल्प्स इन एक्टिवेटिंग और इनविगरेटिंग द पीनियल फैक्टर। वही हम जब ये विस्तार गुरु, वी स्टार्टेड अ प्रोग्राम कॉल्ड विस्तार गुरुकुल। सो विस्तार गुरुकुल उसी की तरफ में एक कदम है जहां पे वी आर ट्राइंग टू रिवाइव द होल त्रुट संवर्धन तंत्र। 6 साल का कोर्स है। 6 मंथ्स के 12 स्टेप हैं। द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज विनायक। विनायक कौन है? गणेश, प्रथम पूजनीय। पहला स्टेप क्या है? आपके मूलाधार को स्थापित करना। गणेश इज द ऑब्जर्वर ऑफ मूलाधार ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है? यहां पे हम क्या सिखाते हैं? सर्व सिद्ध कुंभक और भी बहुत सारे प्रोसेस। 6 महीने we make the kid practice a rhythm called as Ganesha rhythm, और यंत्र इज ऑल्सो अ रिदम। तो गणपति का रिदम हम फॉलो करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, सो दैट द मूलाधार एस्पेक्ट बिकम स्ट्रॉन्ग। उसके बाद देन वी सेकेंड स्टेज इज इंदु मित्र, दैट मीन सन एंड मून। वी बाइफरकेट किड्स इनटू 2 पार्ट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर कुल। यही 2 कुल है हमारे देश में, मालूम है आपको? सूर्य वंश एंड चंद्र वंश। मालूम है आपको? नहीं मालूम? अच्छा, हमारी हिस्ट्री के बारे में शायद हम लोग नहीं जानते कुछ भी। सो श्री राम इज फ्रॉम सूर्य वंश, और वही बात आप अगर महाभारत में देखेंगे, कृष्ण इज चंद्रवंश। कृष्ण इज फ्रॉम चंद्रवंश। तो ये 2 है। इंदु मित्र सेकेंड पार्ट, इसमें हम चंद्रकला मिठाई खाई है क्या?
जो चंद्रकला, इट्स अ रिदम ऑफ चंद्रमा, और चंद्र यंत्र, वो रिदम हम करवाएंगे, और सूर्य यंत्र ये करवाएंगे. देन कम्स त्रिकाग्नि संस्कार. देर आर थ्री फंडामेंटल अग्निज इन योर बॉडी. दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य अग्नि एंड आहवानी अग्नि. त्रिकाग्नि संस्कार. देन कम्स चतुर्स्तंभ स्थापना. चार आपके लाइफ के पिलर्स होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. तो उसका रिदम क्या होता है वो स्टैब्लिश करना. पंचभूत, षडबल स्थापना, सप्त चक्र आरोहण, इस तरीके से 12. लास्ट में क्या आता है? द्वादश आदित्य वर्धन. 12 लेवल पे कोर्स होते हैं, 6 महीने के कोर्स, 6 साल का कोर्स. एंड एवरीथिंग इज रिदम, एवरीथिंग इज बुद्धि, एवरीथिंग इज बुद्धि ऑन 12 डिफरेंट लेवल्स. हम उसको इवॉल्व करेंगे. तो उसमें होगा क्या? वी विल कीप द पीनियल टू अ सर्टेन थ्रेशोल्ड एक्टिविटी. नाउ दैट विल ऑल्सो हेल्प द किड टू एनहांस, जिसको आप आजकल के टर्म्स में, विच इज लाइक हुक्स. फिरंगी जो भी करे वो हुक्स ही है, झूठ है. झूठ के ऊपर पूरी पाश्चात्य सभ्यता बेस्ड है, इसीलिए वो गिरना ही है उनको. आज ना कल गिरेंगे, गिरेंगे, गिर ही रहे हैं वो. तो आई क्यू, ई क्यू, एस क्यू, ये जितने भी क्यू 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 इन्होंने बनाए हैं, इसका प्रैक्टिकल बढ़ोतरी. हाउ अ किड कैन बी वेरी वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ. जो मैं बता रहा हूं आपको, कहां से बता रहा हूं, वही चीज एक बच्चे में स्थापित की जाए. मैंने कोई पढ़ा, ये कहीं पढ़ा लिखा थोड़ी है, किताब में थोड़ी लिखा. ये तो नेचुरल होना चाहिए हर एक के अंदर. सो वी हैव 2 बैचेस, 8 years to 12 years and 12 years above. 2 ऐसे बैच हम करेंगे, दोनों को अलग तरीके से एड्रेस करेंगे. और ये दोनों प्रोसेसेस भी जो होंगे, फंडामेंटल प्रोसेस के अलावा बाकी चीजें अलग अलग तरीके से की जाएंगी. सो त्रुट संवर्धन तंत्र, बच्चों को, जो छोटे बच्चों को, उनको अलग तरीके से उनमें डाला जाएगा, और बाकी बड़ों में थोड़ा अलग तरीके से. ऐसे 2 हैं. इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी स्टैब्लिश दीज यंत्रस और दीज रिदम इन आवर किड्स. एटलीस्ट कम से कम उनको शारीरिक बीमारियां जो हो रही हैं आजकल, डायबिटीज, थायराइड, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, एडीएचडी एंड व्हाट नॉट, मेंटल डिजीज का तो अंबार लगा हुआ. इट हैज बिकम एपिडेमिक. यू डोंट रियलाइज इट. मेंटल डिजीज एपिडेमिक हो चुका है. कोई भी सरकार या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन इसको छेड़ने में डर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट माइंड. यही चीज अगर मैं भी उनको, मैंने भी मतलब आयुष से जाके बात किया, लेट्स सी हाउ मच दे अंडरस्टैंड इट. हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि जिसका एजुकेशन ऐसे ही नॉर्मल तरीके से हुआ वो ये समझ भी पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे. मगर जो कुंभक कर रहे हैं, sooner or later they will understand, because kumbhak is the most powerful methodology to enhance your buddhi. ये आप कुछ सालों में इसका रिजल्ट आप देखोगे ही देखोगे. आई एम द प्रूफ, आई एम द प्रूफ. वॉट एवर आई एम सेइंग इज बिकॉज ऑफ कुंभक. Whatever I am is because of कुंभक. कुंभक मेरे गुरु हैं. तो होश बढ़ाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? When you hold a rhythm for a certain period of time, it increases your awareness. So जैसे आप
पहले औरतें स्वेटर बिनती थी ना, क्रोशिया करती थी और डिजाइन करते थे। सो या तो आपको प्रैक्टिस हो गया, उसके बाद आंख बंद करके गप्पे मारते हुए कर रहे हैं, वो नहीं। जब अवेयरनेस के साथ में कर रहे हैं, एंड यू कैन डू इट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, से फॉर एग्जांपल 40 मिनट्स, अगर आप ये कर पाए तो आप देखेंगे आपका अवेयरनेस वुड हैव टेकन अ डिफरेंट टर्न, कंप्लीटली डिफरेंट लेवल। आपका अवेयरनेस एक डिफरेंट लेवल पे आ जाएगा। दिस कैन हैपन ऑल्सो by becoming committed to something for a certain period of time। ठीक है ना? तो इसी से अवेयरनेस बढ़ती है। जैसे गाने की जल्दी हो गई है क्या? अच्छा, पहले थोड़ा बोर हो जाए, उसके बाद गाना सुनेंगे। तो जब आप लाइफ में ऐसा कोई भी एक्टिविटी लेके आते हो वेर यू आर कॉन्टिन्यूसली डूइंग फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम विथ फुल अवेयरनेस, तो आपका होश बढ़ता है। if you remain committed towards a certain act for certain period of time, तब आपका होश बढ़ता है। फीमेल्स के लिए बहुत आसान होता है, इसीलिए उनको एक प्रोसेस में डालते हैं जिसे कहते हैं पतिव्रत। यू जस्ट बी अवेयर ऑफ somebody whom you are connected with and just keep the awareness on। उसी से आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, उसी से आप इतने शक्तिशाली हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। सुनने में ऐसा कोई बोले आपको तो लगेगा क्या ये तो बेकार की बात है। आई एम टेलिंग यू द साइंस ऑफ इट। ये कोई बेकार की बात नहीं है। कभी कभी ये व्रत कुछ जन्मों तक लिया जाता है। यूजुअली ये 7 जन्मों तक लिया जाता है। दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ लाइफ इन दिस लाइफ, इनफैक्ट अक्रॉस लाइफ। तो आप क्या देखेंगे कि अगला जन्म कहीं भी होता वो दोनों आपस में आके मिल जाएंगे। इसीलिए इस देश में फिर क्या कहा गया, वॉट वॉज सेड, विवाह तो 7 जन्म का रिश्ता है। तो आप अपनी मर्जी से कभी भी नहीं करते थे विवाह। कैसे करेंगे? यू विल लेट इट हैपन, बिकॉज वेन यू आर अवेयर ऑफ इट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यही जो आपके माइंड को अगर मैं बोलूं आपकी बुद्धि में ये घुस चुका है, तो ये सृष्टि की बुद्धि में घुस चुका होगा। दिस इज हाउ यू पुश योर अवेयरनेस टूवर्ड्स द अवेयरनेस ऑफ सृष्टि, प्रकृति, और अगला जन्म वो आपके लिए फिर डिसाइड कर देगी। अपनी किस्मत बनानी है अगर आपको, तो दिस इज द वे हाउ यू कैन डिसाइड दैट 2 people always come together without you doing anything। आप ढूंढने नहीं जाएंगे, situations will get created in such a manner where 2 people will always come together। और अगर ये आपने ही डिस्क्राइब किया, आपने ही डिसाइड किया, तो इफ यू 2 people come together without even knowing each other, you fully will accept each other or not। जिसको छोटी दृष्टि के कारण पाश्चात्य जगत में क्या, पहले जान तो लो उस इंसान को, क्योंकि उनकी बुद्धि छोटी है, कम है, क्षुद्र है, क्षुद्र प्रकृति के हैं। तो इसीलिए वो जान जान के शादी करते हैं और फिर कोई शादी नहीं टिकती उनकी ना।
कोई विवाह नहीं टिकता उनका, इतना जान जाते हैं, इतना जान जाते हैं कि नफरत होने लग जाती है। क्षुद्र बुद्धि, कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकते, बर्बाद कर दिया, पूरी ह्यूमैनिटी को बर्बाद कर दिया। सो व्हेन यू डू समथिंग फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ये आपके माइंड से निकल के ये एनवायरमेंट के माइंड में चला जाता है, ये सृष्टि के माइंड में चला जाता है, क्योंकि रिदम ही तो माइंड है ना, प्रकृति का रिदम ही तो माइंड है, ब्रह्मांड का रिदम लय ही तो उसका माइंड है। तो आप एक लय जब बार बार करते हैं, इफ यू होल्ड इट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, it goes in the lyre. That is how it was said you can actually control the whole universe from here. तो उसको उपाधि दिया गया, उसको ऋषि बोला गया। इफ यू रीच टू अ सर्टेन लेवल ऑफ कमांड, यू बिकम ऋषि। और आज भी ये कहा जाता है कि सप्त ऋषि जो है इस ब्रह्मांड को रूल करते हैं, और आपका गोत्र भी उन्हीं में से किसी के नाम के साथ जुड़ जाएगा अगर ट्रेस बैक करोगे तो। इनफैक्ट पूरी ह्यूमैनिटी का गोत्र उन्हीं 7 ऋषियों के साथ में, लय के साथ में जुड़ा हुआ है। यही लय, यही रिदम जब सॉलिडिफाई होता है, जब सॉलिड बनता है, तो इट बिकम्स द जेनेटिक्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो वही लय जेनेटिक बन गया और आप वही पर्सनालिटी एग्जिबिट करने लग जाते हैं जो आपने पहले कर्म सिद्धांत के हिसाब से अक्वायर किया। एंड दिस इज हाउ योर इवन जेनेटिक्स गेट्स क्रिएटेड, इजंट इट? वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, लयबद्ध है ना वो। जीन्स कैसे होते हैं? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, लयबद्ध है वो। माइंड को समझ रहे हैं? माइंड मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं। तो आपकी बॉडी ही आपका माइंड है और आपका माइंड ही आपकी बॉडी बनती है। इसको देखने के लिए आपको अपना रिदम देखना होगा। तो अगर आप अपने लय को देख पाए, माइंड के लय को देख, तो अपना पिछला जन्म भी देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? देख सकते हो कि नहीं देख सकते? अगर आप अवेयर हो अपने रिदम ऑफ बॉडी एंड माइंड के, तो क्या अपना पिछला जन्म आप देख सकते हैं? आप देख सकते हैं, मगर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बुद्धि को उठाइए, अवेयरनेस को उठाइए, आपको पता चल जाएगा। मगर पता चलने से कुछ होने वाला नहीं है, ये भी बता दूं मैं। बट यू विल बी एबल टू सी, देख पाएंगे, आप दर्शन कर पाएंगे। अगर आप इस प्रकृति के आज हैं, तो पीछे आपने बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा? देन यू विल बी एबल टू सी द प्ले ऑफ कर्म सिद्धांत। तब आप कर्म सिद्धांत को का प्ले देख पाएंगे। इतनी सारी बातें क्यों बता रहा हूं मैं आपको? ऐसे बोलता जाऊं तो मैं अभी बोलता जाऊंगा 7 दिन तक, 8 दिन तक, 10 दिन तक, 100 दिन तक, 100 साल तक भी बोल सकते हैं, क्योंकि द यूनिवर्स इज सो वास्ट, वी विल नेवर बी एबल टू नो एवरीथिंग अबाउट इट। एक नई चीज खुलती जाएगी, नई चीज खुलती जाएगी, नई चीज खुलती जाएगी। सो कहानी शुरू क्यों किया था हमने? सो दैट यू हैव नो हाउ टू हैव अ लिटिल कंट्रोल ओवर इट, इजंट इट? आप जान पाए कि कैसे कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको क्या लेके आना पड़ेगा अपनी लाइफ में? आपको संस्कार लेके आना पड़ेगा। व्हाट इज संस्कार? आप एक चीज इस तरीके से इतने बार कर चुके हो कि वो अंदर से रिदम बन जाए, जोर बन जाए, आपका माइंड बन जाए, आपका इकोसिस्टम, अंदर से वही जोर आए आपका।
This is the only way to reach to a right state of humanity. No other way. We have to create, or we need to create Samskriti. Only by creating Samskriti, you will have a internal force, pressure, the right kind of pressure of doing something, and you will always do the right thing, isn't it? वरना बाहर से तो आप कितना भी बोलते रहो, ये अच्छा ये खराब, ये अच्छा ये खराब, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं। अंदर से जोर तो कुछ और ही आ रहा होगा। एटिकेट सिखा दो। एटिकेट कौन सिखाता है? बिहेवियर कौन सिखाता है? जो सबसे क्षुब्ध बुद्धि के हैं, सबसे अंदर से बेकार लोग हैं, वही बिहेवियर और एटिकेट सिखाते हैं। कानून कौन सिखाता है? जो सबसे हीनियस काइंड ऑफ पीपल जहां पे रहेंगे, वहां कानून स्ट्रांग करना पड़ता है ना। सबसे गलत बुद्धि के लोग जहां होंगे, वहां पे कानून बहुत स्ट्रांग चाहिए ना। जहां बहुत अच्छी बुद्धि के लोग होंगे, वहां कानून की जरूरत ही नहीं है। दे विल ऑलवेज डू द राइट थिंग, इजंट इट? दे विल ऑलवेज डू द राइट थिंग। तो जिस देश का कानून बहुत स्ट्रांग है, वहां के लोग बहुत खराब हैं, है ना? लोग बहुत खराब हैं। जहां लोग किताबें पढ़ के सब कुछ जानते हैं, बुद्धिहीन है ना वो लोग। बुद्धि नहीं है, इसीलिए किताब पढ़ना पड़ता है कि नहीं है? अगर आपकी बुद्धि हो तो आप देख पाएंगे ना, अवेयर हो पाएंगे ना। होश ज्यादा होगा तो किताब पढ़ने की जरूरत है, या होश से आप चीजों को समझेंगे? दर्शन इसीलिए इंपॉर्टेंट है। दर्शन इज द वे, नॉट फिलॉसफी। जहां बुद्धि कम होती है, वहां फिलॉसफी चलता है। किसी इंसान के फिलॉसफी को आप मानने लग जाते हो। हमारे देश में तो ईश्वर का अवतार भी आते हैं, तो हम उनकी बात नहीं मानते ना। हम उनसे क्वेश्चन ही पूछते हैं। कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाए जा रहे, समझाए, और क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो केवल यहां पे जो कुछ जिसे भी कहते हैं एजुकेशन का सिस्टम था, वो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए था। बाकी इंफॉर्मेशन तो आप गैदर कर लोगे, कहीं से भी कर लोगे। अगर जरूरत पड़ी तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेके आ सकते। होश होगा तभी ना, सक्सेसफुल होश से होगा। विजडम होश से आएगा, बुद्धि से आएगा। आप अपने बच्चों की बुद्धि बढ़ाइए, आप अपनी बुद्धि बढ़ाइए। दैट इज द रियल एजुकेशन, नॉट इंफॉर्मेशन। आप विजडम बढ़ाएं, और विजडम हमेशा बुद्धि से आता है, होश से आता है। और क्या क्या कर सकते हैं? लय में कोई भी काम आप लंबे समय तक करेंगे। जैसे तबला बजा रहे हैं, 1 घंटे तक तबला बजाया, तो होश कितना होना चाहिए एग्जैक्ट लय पकड़ने के लिए? 1 घंटे तक कोई भी क्रिएटिव लयबद्ध चीज करेंगे, शरीर को भी मूव कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, अगर 12 राउंड कर लिया और होश में कर लिया, बिल्कुल अवेयरनेस के साथ में, बीच में आप कहीं गायब नहीं हो गए। कुंभक करते हैं तो कहां चले जाते हैं? डे की प्लानिंग में, इसके बाद क्या करना है ना। होश में नहीं करते। जहां आपका माइंड चल रहा है, यहां इसका मतलब आप होश में नहीं हैं। आजकल लोगों का माइंड बहुत चल रहा है। अब मुझे बताइए, इसका डिस्क्रिप्शन क्या हुआ? लोग होश में कम हैं, ईगो में ज्यादा हैं। फॉर्मूला हर जगह फिट कर दो, फिट हो जाएगा। हर जगह फिट हो जाएगा, आपको समझ में आने लग जाएंगी चीजें। फॉर्मूला फिट करके देखो। तो कुंभक कैसे करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा बोलते हैं ना, कैसे इज इंपॉर्टेंट, क्या इज नॉट इंपॉर्टेंट। झाड़ू लगा रहे हैं बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में, क्या होता? एक जेन मास्टर थे, जेन मास्टर। हाँ, जेन ना ध्यान से बना। ध्यान वर्ड जब पूर्व में गया ना, ध्यान वर्ड,
भारत का वर्ड है, ध्यान कहते हैं उसको। जब ये पूरब में गया ना तो ये झान बना और जैन बन गया। जैन बोलते हैं वो, जापानीज में इसको प्रोनाउंस कैसे किया, जैन। वो ध्यान का ही अपभ्रंश है। तो एक जैन मास्टर थे, जैन मास्टर थे, उनके यहां पे एक बच्चा आया। और वो बच्चे को उन्होंने कहा कि जाओ बर्तन धोने में अपना समय बिताओ, बर्तन धो, ध्यान से धोना। क्या बोला, क्या बोला? जो मेन बात है ना वही भूल जाते, वो सब अटक खत्म हो जाते। तो उस बच्चे को क्या बोला, केवल एक वर्ड बोला कि बर्तन धोना तुम्हारा काम आज से, और जब तक मैं ना बुलाऊं आना मत, मगर ध्यान से धोना। और उस बच्चे ने क्या पकड़ा, ध्यान से धोना। उसने कुछ और नहीं पकड़ा, उसने एक ही चीज पकड़ी, ध्यान से धो। तो इतना ध्यान लगाया, इतना ध्यान लगाया, इतना ध्यान लगाया कि उसको टाइम का ही पता नहीं चलता था। 20 साल हो गए, बच्चा बड़ा हो गया, और कभी भी वो गुरु से दोबारा नहीं मिला, बीच में नहीं मिला। मतलब 20 साल बाद में उसको बुलावा आया कि भाई आ जाओ, जब गुरु शरीर छोड़ने वाले थे। तो गुरु केवल ये चेक करना चाहते थे कि किसका ध्यान पराकाष्ठा पे पहुंच गया। तो पूरी मंडली में, पूरे हजारों हजार शिष्य में, बिना बोले केवल एक फूल, गुलाब का फूल, खिला हुआ गुलाब का फूल उठाते हैं। तो पूरी महफिल में केवल वही बच्चा जो कि 20 साल अब बड़ा हो गया, हंसने लग जाता है। और गुरु उसे कहते हैं कि तू मेरा उत्तराधिकारी है, आजा, मेरा समय समाप्त, तेरा समय शुरू। कौन सी साधना की उसने, एक ही साधना किया ना। एक ही साधना किया ना, ध्यान। एक और स्टोरी बता देता हूं, आज बुद्ध पूर्णिमा है तो उनको लेके कुछ ध्यान में आ रहा है तो बताते हैं। तो एक ऐसे राजा अपने बच्चे को बुद्ध के पास में लेके आया और बोला कि इसको आशीर्वाद दीजिए, इसको अपना साथ दीजिए। अब वो बिगड़ैल राजकुमार था, बिगड़ैल राजकुमार होता ना, बिगड़ैल राजकुमार था। तो बुद्ध ने देखा उसको, तो बिगड़ैल ही दिखता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, थोड़ा यंग भी था, जवान था। तो बुद्ध ने उसको काम दिया कि ऐसा करो, तुम्हारा काम क्या है, सुबह घर से यहां से निकलना, और एक गांव जो है वो कुछ 6-7 कोस दूर है, वहां जाना, और वहां पे एक भिक्षुणी है, भिक्षुणी है, वो तुम्हारे लिए भोजन बनाएगी, उसका भोजन, वहां पे भोजन करो और वापस आ जाओ। बस यही करना। तो अगले दिन वो सुबह सुबह निकला, निकल के जाके सोचता रहा, दिमाग में सोच रहा था कि पता नहीं क्या खाने को मिलेगा। महल में था तो मालपुए खाने को मिलते थे, मुझे तो बहुत पसंद है। यहां पे क्या खाने को मिलेगा पता नहीं, कैसी जगह होगी, कैसे लोग होंगे, क्या बोलेंगे, ये सब कहते कहते वो जा रहा था। तो पहुंच गया, पहुंचा तो भिक्षुणी ने स्वागत किया, आओ आओ भिक्षु, बैठो। बैठा बैठा सोचने लग गया कि घर में तो दास दासियां होती थी, जब भोजन करता था तो पंखे चलते थे, यहां तो सब कुछ नहीं होगा। तो इतने में वो भिक्षुणी
थाली में मालपुए लेके आई। ठीक है। क्या मालपुए लेके आई? कहता अरे, मन ही मन सोचा अरे यही तो मालपुए मिल गए मुझे आज तो। इतने में भोजन शुरू करने से पहले भिक्षुणी कहती है, राजकुमार, मैं तुम्हें पंखा झल देती हूं ताकि गर्मी ना लगे। फिर सोचने लगा, अरे पंखा भी मिल गया। फिर सोचने लगा पता नहीं आगे जीवन में क्या होगा। हाँ, परिवार मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा पता नहीं कुछ। तो इतने में भिक्षुणी बोल पड़ी कि राजकुमार, आगे जीवन का किसने देखा, आज में जीने की कोशिश करो। तो चौंक गया, क्योंकि वो तो मन में बोल रहा था। वो तो मन में बोल रहा था। तो चौंक गया, कहता आपको कैसे मालूम चला मैं ये सोच रहा हूं। तो भिक्षुणी कहती है, जब मन शांत हो जाए तो सामने का मन दिखाई देने लग जाता है। और वो एक पल भी रुका नहीं वहां, उल्टे पैर भाग लिया वहां से, सीधा बुद्ध के पास पहुंचता है और कहता मैं तो वहां नहीं जाने वाला। बुद्ध पूछते हैं, अरे भाई क्या हुआ, बात तो बताओ। कहता अरे वो तो मन की बात जान लेती है। तो कहा तो क्या हुआ, मन की बात जान लेने से क्या गलत है। कहता नहीं, मैं वो तो बड़ी सुंदर थी, खूबसूरत थी, मैंने उसके बारे में और भी कुछ सोचा था। तो अब मैं जाऊंगा तो मैं तो नहीं जा पाऊंगा। तब बुद्ध बोलते हैं कि नहीं, जाना तो पड़ेगा, मगर हर कदम पे जरा ध्यान देना, क्या सोच रहे हो। हर कदम पे ध्यान देना, क्या सोच रहे हो। और यही चीज धीरे धीरे करते करते एक फॉर्म ले लिया इसने, जिसे सतिपत्थान कहते हैं। और वो जब आपकी एक क्वालिटी में बदल जाती है तो उसे हम विपश्यना कहते हैं। ये नाम तो सुना होगा, विपासना भी बोलते हैं। विपश्यना, देखना। विपश्यना का मतलब क्या होता है, देखना। तो यही विज्ञान भैरव तंत्र का की 9वीं विधि है। 112 विधि जब आदि योगी शिव 112 मेथोडोलॉजी जब सिखाते हैं, बताते हैं शक्ति को, शिव शक्ति संवाद है, इसी को विज्ञान भैरव तंत्र कहते हैं। इसी का 9वां विधि है जिसे आनपान सति योग कहते थे, जिसको पाली भाषा में बुद्ध ने सतिपत्थान बोला, और उसी का एक रिजल्टेंट है जिसको हम विपश्यना कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आप अपने रिदम को पकड़ते हैं। क्या करते हैं, अपने रिदम को, बुद्धि और वृत्ति को पकड़ते हैं। सांस की वृत्ति है ना, साइकिल ही करे ना सांस, इस वृत्ति से आप अपने मन की वृत्ति को पकड़ते हैं और उसके पीछे जाते हैं, तो आपको ये सब दिखाई देने लग जाता है। ऐसी स्थिति को विपश्यना कहते हैं। और फिर ये वृत्ति शांत हो जाती है। ये एक तरीका है, अगर जब वृत्ति दिखाई देने लग जाए तो ये वृत्ति शांत हो जाएगी, तब आप एक स्थिति में पहुंच जाएंगे जिसे विपश्यना कहते हैं। कितना सुंदर है ना, समझ में आ गया। हमने कहां से शुरुआत की,
माइंड, बुद्धि, होश में आना, होश में आना, होश में आना, होश में आना। एक ही चीज याद रखिए, होश में आना। यही लाइफ का एवोल्यूशन है, होश में आइए। इसी को बहुत चीजों के साथ में मैं जोड़ सकता हूं, हम एक एक ब्रांच हम निकाल सकते हैं। और इसी का एक पक्ष जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम शारदा के नाम से जानते हैं। शारदा नाम सुना, सरस्वती नाम सुना। यही लय का एक आयाम, होश का एक आयाम है शारदा। इसीलिए शारदा से हमारी संस्कृति को एक पिवट मिलता है। हमारी संस्कृति जिस चीज के अराउंड में घूमती है ना, आप देखेंगे कि ये एक समय पे कश्मीर, कश्मीर जिसे हम आज देखते हैं बिल्कुल ही बदल चुका है। वहां पे शारदा शक्तिपीठ हुआ करती थी, और यही शारदा होश, बुद्धि या होश का पिवट है। ठीक है ना? तो शारदा होश का एक पिवट है, और इसीलिए सबसे ऊपर किसी को रखा जाता है। तो आप देखेंगे कि नवरात्र में भी 3 देवियां जो हैं, है ना, लास्ट में आप देखेंगे कि व्हाइट में सरस्वती की उपासना लास्ट में होता, क्योंकि ये तब होता है जब होश में आ गए। होश में आने के लिए पहले जीवन को पकड़ना ठीक से, जो काली का प्रतीक है, इसका इवॉल्व होना जो शक्ति का प्रतीक, और उसके बाद में होश, बुद्धि का प्रतीक, फिर शारदा आती है। और भी बहुत चीजों के साथ में इसको कनेक्ट किया जा सकता है। हाउ शिवा कम्स इनटू प्ले, कैसे शिव ने ही ये चीज स्थापित किया था, अलग अलग आयाम में ये स्थापित किया, उसके अलग अलग रूपों के साथ में, मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी के साथ में स्थापित किया। वी हैव लॉस्ट 98% ऑफ व्हाट वी न्यू। इसको कहीं ना कहीं स्थापित करना पड़ेगा। देखिए, आप जी लेंगे, आखिरकार तो मरना ही पड़ेगा, नो चॉइस। चॉइस यहीं तक है, आप जिएंगे कैसे, है ना? हाँ, उस तरीके से भी बोल सकते हैं, शक्ति, सरस्वती, लक्ष्मी भी बोल सकते हैं। लक्ष्मी का स्वरूप जो है ना, लक्ष्मी एक्चुअली पहली रिक्वायरमेंट है, बिकॉज इट इज लाइक लाइफ, लाइक ऑन ग्राउंड। काली भी ऑन ग्राउंड का प्रतीक है ना? तो इसको अलग अलग तरीके से भी बोल सकते हैं। और भी मैं बता सकता हूं इसको, ये नाम ना भी लो, मैं और दूसरे नाम बता, आप त्रिपुर सुंदरी के तरीके से बोल सकते हैं, है ना? आप नवचंडी के तरीके से इसको बोल, तो मतलब आप जहां देखना शुरू करेंगे ना, वो खुलना शुरू हो जाए। इस तरीके से ये कल्चर फॉर्म हुआ। आप देखेंगे अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से उन्होंने देखा, दर्शन किया, और वो एक परंपरा बनाई। सो आप कैसे जिएंगे ये आपके ऊपर, लेकिन आप लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड करेंगे, ये इस पर डिपेंड करता है कि व्हाट विल यू डू अपार्ट फ्रॉम सर्वाइविंग। कंट्रीब्यूशन लाइफ में आप क्या करेंगे? केवल सर्वाइवल पे अगर काम करेंगे तो योर लाइफ विल नॉट बी अ सेटिस्फाइड लाइफ एट ऑल। इट विल ओनली गेट सेटिस्फाइड इफ यू कंट्रीब्यूट इन एनहांसिंग लाइफ फैक्टर्स। जीवन के आयामों को स्थापित करने में आप अपना क्या योगदान देते हैं। पहला तो आपके ऊपर हमने थोप ही दिया, किसी तरीके से फंसा दिया आपको कुंभक करने के लिए, तो वो तो चॉइस ना रखें अपनी, वो करें। दूसरी चीज, जब भी आप कुंभक को करते हैं, आप केवल अपना फायदा नहीं करते हैं, आप पूरे इस कल्चर का फायदा करते हैं।
because once you start kumbha, you will start empowering your life and life around you. That will create very strong future life. तो हमने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा. बच्चों के लिए प्रोग्राम है, गर्भ धारण करने के लिए प्रोग्राम है, गर्भवती हो गए तो अष्टांग गर्भ संस्कार प्रोग्राम है जो जेनेटिक्स को स्ट्रांग करने के लिए. हर जगह वी हैव स्टार्टेड आवर फुटप्रिंट. बट वो कामयाब कैसे, वो कैसे होगा? तो जो कॉमन पर्सन है, जो व्यक्ति है, वो ईश्वर का स्वरूप है. हमारे लिए आप लोग ईश्वर के स्वरूप हैं. इसीलिए हमारी मजबूरी है कि हमें करना ही है काम. आप लोगों के लिए करना है, मगर आप लोगों को भी अलाउ करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, योगदान देना पड़ेगा, सहायता करनी पड़ेगी. जब ये करेंगे तो हम एक बड़ा, ये जो कल्प है मनुष्य प्रजाति का, इसको हम और अच्छा कर पाएंगे, स्ट्रांग कर पाएंगे. आज की नहीं, आगे की जनरेशन, आगे की लाइफ, और इसको बड़े आयाम में देखेंगे तो और इस जीवन को सुदृढ़ कर पाएंगे. तो इसके लिए आप अपने जीवन में अपने आप को स्ट्रांग करें, अपने आप को कामयाब बनाएं, सक्सेसफुल बनाएं हर तरीके से. शारीरिक रूप से आप अपने आप को स्ट्रांग करें, मानसिक रूप से आप अपने अंदर एक कल्चर डालें, अपनी परंपराओं को फॉलो करें, अपना एक लाइफस्टाइल डेवलप करें, अपना एक रूटीन डेवलप करें. ठीक है, अपने लिए कमिटेड हों, जिससे आपकी बुद्धि और बढ़ेगी. एंड देन यू मेक द होल इकोसिस्टम स्ट्रांग. बिकॉज ऑफ दिस इकोसिस्टम वी आर गेटिंग बॉर्न है ना. इस जो पर्यावरण का इकोसिस्टम है, इसकी वजह से हम पैदा हो रहे हैं. इसको हमने खराब कर दिया. देखिए फिरंगियों ने क्या नहीं किया, भस्मासुर हैं ये. जिस पे हाथ डालते हैं उसी को भस्म कर देते, खत्म कर देते. एनवायरमेंट पे नजर डाली, एनवायरमेंट खराब कर दिया. मानव शरीर पे नजर डाली, मानव शरीर खराब कर दिया. एजुकेशन पे नजर डाला, एजुकेशन खराब कर दिया. इकोनॉमी पे नजर डाला, इकोनॉमी खराब कर दिया. भस्मासुर है. मगर हमको लेना पड़ेगा इनिशिएटिव, क्योंकि इस तरीके से हम ही देख सकते हैं. हमारे पास ही वो काबिलियत है जिससे हम सनातन स्वरूप में हम चीजों को देख सकते हैं. और ये सनातन स्वरूप में देखेंगे तभी इसका साइंस स्टैब्लिश होगा, तभी हम मेथडोलॉजी, मेथड क्रिएट करेंगे, तभी सही चीज, तभी संस्कार और संस्कृति क्रिएट कर पाएंगे. ये हमारी जिम्मेदारी है. कितना भी पैसा कमा लोगे, पैसा कमाना बहुत अच्छी बात होती है, खूब पैसा कमाए. मैं चाहता हूं इंडियंस दुनिया में सबसे रिच वेल्दी हों. भारतीय जो थे, सोने की चिड़िया ऐसी नहीं कहलाती थी, क्योंकि हमें पैसा कमाना आता है. वेस्ट को पैसा कमाना नहीं आता, लूटना आता है. इसीलिए वो कभी भी अपनी इकोनॉमी को बरकरार नहीं रख सकते, कांस्टेंट नहीं रख सकते. हमने 8000 साल तक अपनी इकोनॉमी को कांस्टेंट रखा, बिना दुनिया को बिगाड़े, बिना मानव शरीर को खराब किए, बिना एनवायरमेंट को खराब किए. इंडियंस नो हाउ टू क्रिएट वेल्थ. वेस्टर्नर्स नो हाउ टू क्रिएट हुक्स. दूसरों को कागज का टुकड़ा देकर लूट लेते हैं. अभी देखना, डॉलर की कोई वैल्यू है नहीं. अब असलियत सामने आएगी, अगले 2-3 सालों के अंदर पता चल जाएगा इसकी क्या वैल्यू. वो लूटने का ही काम करते हैं. बट वी नो हाउ टू क्रिएट वेल्थ, वी नो लक्ष्मी एस्पेक्ट. मगर इसके लिए आपको होश में आना पड़ेगा. इसके लिए होश में आना पड़ेगा.
और फिर आपको पता चलेगा कि ये सबकी, हर एक की जिम्मेदारी है। हाउ टू कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेंथन द होल सनातन सिस्टम, हर एक की जिम्मेदारी है। पहले अपने आप को सही स्थान पे ले आइए, खूब पैसा कमाएं, खूब अलग अलग नौकर ना बनने की कोशिश करें। ठीक है, अपने बच्चों को मत सिखाओ डिग्री लेके नौकर बन जाओ, डिग्री लेके नौकर बन जाओ, ये सब छोड़ दीजिए, है ना। नौकरी, नौकर बनने का सिस्टम ना सिखाएं। अपने बच्चे को सिखाएं, स्किल डेवलप करो एंड क्रिएट वैल्यू, एक वैल्यू क्रिएट करो, पैसा अपने आप गिरने लग जाएगा। तो हमारी जिम्मेदारियां कहीं किसी भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, प्लीज हेल्प द होल इकोसिस्टम। जिनका जो स्किल है उसको इस्तेमाल करें। नहीं मालूम कैसे इस्तेमाल करना, हमें बताइए ना, हमारे पास में बहुत काम है। बहुत काम, हर एक फील्ड में काम है। पिछले 100 साल से साइंस ने कोई तरक्की नहीं की, केवल टेक्नोलॉजी को आगे थोड़ा रिफाइन करते गए। नो एडिशन इन साइंस। 100 सालों में साइंस में कोई एडिशन हुआ ही नहीं है, मालूम है आपको। केवल टेक्नोलॉजी को रिफाइन किया है, रिफाइन किया है, रिफाइन किया है, और कुछ भी नहीं किया। आटे को मैदा बनाया है, आटे को मैदा बनाया है, मगर कोई नई चीज नहीं लेके आया। बहुत काम है, बहुत काम। आपका शरीर ही वो ढर्रा है, ढांचा है जिसमें आपको अनुभव होता। इसको जिस अनुभव के लायक बनाएंगे वही अनुभव होगा। अनुभव का कोई महत्व नहीं होता, बिकॉज कोई भी अनुभव जो है वो आप ही करते हैं, आपकी आइडेंटिफिकेशन ही करते हैं। अनुभव से बड़ा कोई एक्सपीरियंस हो तो सच्चा एक्सपीरियंस है, बट उसको आप बोल नहीं पाएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस, यू विल ओनली बी एबल टू एक्सप्रेस व्हाट योर personality or identification can experience. But if something happens beyond that, you'll not be able to express. अभी तो दर्द हो रहा है ना अभी तो सांस ले रहे हैं, छाती में भारीपन आ रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है। तो अभी तो दर्द ही अनुभव है। दिस इज द स्टेट ऑफ आवर बॉडी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू क्रिएट स्ट्रेंथ इन योर सिस्टम, इन योर बॉडी। कुंभक करें, क्रिएट स्ट्रेंथ इन योर बॉडी, डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज, शरीर, शारीरिक क्रियाएं जितने भी हैं, है ना, शरीर से खूब काम लें। और एक टाइम जब आए कि आपको इस शरीर से कुछ बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस हो गया, तो तैयार रहना चाहिए इसको छोड़ने के लिए भी। आपके जीवन का आखिरी पड़ाव ऐसा हो कि आपको बड़ा एक्सपीरियंस हो, ये शरीर छोटा पड़ जाए उसके लिए, इसकी कोई वैल्यू ना रहे। मगर उसके लिए भी इसको इस लायक बनाना पड़ेगा। कभी कभी बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो आप कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएंगे दिमाग से, आपके दिमाग में नहीं आएगा। आज कई लोगों के लिए ऐसा है
but that will be just like a gift. It will stay like a gift in your life. It will stay like a measuring meter. आगे लाइफ में जब भी आपको कुछ एक्सपीरियंस होता है, दिस विल कम अप, इट विल पॉप अप, इट विल टेल यू कि जो कुछ हो रहा है सही है गड़बड़ है. So for many people today will be embedded in their very fundamental buddhi or laya, and this is how progression happens in life. एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप. जिस दिन आपको वो बड़ा आयाम अनुभव में आएगा तब पता चलेगा कि बाकी सब तो बेकार है. So you are trying to catch hold of something which is not, which is worthless, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है. इसका एहसास गौतम बुद्ध को उस समय हो गया था जब वो घर में अपनी वाइफ और अपने छोटे बच्चे को छोड़ के निकल गए थे. इस जीवन की निरर्थकता का पता चल गया था और वो इस खोज में निकल गए कि इस जीवन में इंपॉर्टेंट क्या है फिर. और इस देश ने उसी चीज को सर्वोपरि रखा हुआ है कि इकलौता देश है जहां पे आप कुछ भी कर सकते हैं, मगर एक चीज से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है. आपका इवोल्यूशन, आपकी मुक्ति, आपका मोक्ष, आपकी स्वतंत्रता, इसके साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है. इसकी वैल्यू को पहचाना है और इसको बना के रखने के लिए जिन लोगों ने काम किया है, आपके पूर्वजों ने जो काम किया उसकी वैल्यू को पहचाना है और इसको आगे भी ऐसा बना के रख सकें, इसमें अपना योगदान करें. इसी के साथ हम यहाँ पे रुकेंगे. विल नॉट टेक क्वेश्चन टुडे. हम यहाँ पे रुकेंगे. Whatever you have experienced or you can't comprehend what you have experienced will be carried forward. आपके लाइफ में ये हमेशा बरकरार रहेगा और सही समय आने पे आपको इसका एहसास होगा. आप अपने जीवन की पूर्ण पराकाष्ठा, पूर्ण संबुद्धता पे पहुंचे हैं, ऐसा मेरा आशीर्वाद और ऐसा ही इस सृष्टि का भी आशीर्वाद, इस सृष्टि की भी मंशा है